अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम हाफिज शाहिद मुनीर है। नाजरीन, 2-3 साल कबल यानी 2018 में गुजरांवाला में एक क्रिमिनल का नाम गूंजता था, जिसका नाम था लुकमान उर्फ हलाकू भट्ट, जो बैरून मुल्क बैठ के यहाँ पर बैठे अपने क्रिमिनल के जरिए गैंग रिपेयर करता था, जिसने गुजरांवाला के तमाम ताजरों को, सरमायादारों को, केबल ऑपरेटर्स को और हर वो बंदा जो उसके इलाके में थोड़ा बहुत खुशहाल था उसको लूटना शुरू कर दिया। वो भत्ता मांगता था और जो कोई भत्ता नहीं देता था उसके घर में फायरिंग की जाती थी, खौफ व हरास फैलाया जाता था, भत्ता ले जाता था। और बदकिस्मती पुलिस की समझिए, इस रियासत की समझिए या उस शहरी की मजलूमियत समझिए कि वो पैसा भी दे देता था, घर पर फायरिंग भी करवा देता था और इसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं करवाता था। लेकिन इस दौरान उस हलाकू का बुरा वक्त शुरू होता है कि वो शहजाद महर नामी एक शख्स से भत्ता मांगता है। बदकिस्मती कह लिए या खुशकिस्मती कह लिए, शहजाद महर की वो खुशकिस्मती हो सकती है, लेकिन वो शख्स जो उस वक्त वहां पर बैठा था, शहजाद महर का कजन था, उसकी बदकिस्मती शुरू हो गई कि उसको उसके बैठे हुए वहां पर हलाकू की कॉल आ गई शहजाद महर को। शहजाद महर को उसने भत्ता ना देने पर गालियां देना शुरू कर दी, तो जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उसके कजन मास्टर इजाज ने वो फोन रिसीव करके उसको रिक्वेस्ट की, मिन्नत की कि ये गरीब आदमी है, पहले भी लाखों रुपया दे चुका है, आप फिर मांग रहे हैं। तो उस दौरान एक तलखी शुरू हुई, जो तलखी एक मास्टर एजाज के हमले के ऊपर जाकर मुंतज हुई और उनके ऊपर हमला हो गया। मास्टर एजाज आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो वाहिद आदमी है गुजरांवाला शहर के जो इतने बड़े क्रिमिनल, टॉप 10 क्रिमिनल, इसके ऊपर लाखों रुपया हेड मनी थी, जो बैरून मुल्क बैठ के ना सिर्फ गैंग चलाता था बल्कि यहाँ के बड़े बड़े पुलिस अफसरान को व्हाट्सएप पर, टेलीफोन कॉल पर धमकियां देता था, गालियां बकता था। लेकिन एक वक्त आया कि वो पकड़ा गया। लेकिन इसके खिलाफ जो शख्स हीरो बनकर खड़ा रहा उसका नाम है मास्टर एजाज, जो एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं। जब उन पर हमला हुआ तो वो डट गए। क्या बना उसका हलाकू का अंजाम, उसकी सारी कहानी हम सुनेंगे मास्टर एजाज साहब की जुबानी। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मेरा नाम एजाज रसूल है। सरकारी स्कूल टीचर हूँ मैं। गवर्नमेंट शहादा APS मेमोरियल हाई स्कूल चक जगना मेरी अपॉइंटमेंट है। मास्टर एजाज के नाम से लोग मुझे जानते हैं। ये तकरीबन 2018 की अप्रैल की कोई दरमियानी शब थी, 29 और 30 अप्रैल की। इमरान खान का जलसा था मीनार पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा थे और बहुत सारे लोग टीवी पे देख रहे थे। हम भी बैठे टीवी पे देख रहे थे। तो बड़े लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सर आप चले जाएंगे तो हम बैठे अकेले रह जाएंगे। मैं भी बैठा रहा। रात को तकरीबन 1 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। तो मेरे पास ना दूध था जो मैं अपने डेरे से लेके घर जा रहा था। तो मैंने वो मोटरसाइकिल पे रखा, मैं घर जाने लगा। घर के गेट पे जब मैं पहुंचा हूँ तो एक दूध की ड्रमी मैंने उठा के तो नीचे रख लिया, एक मैं उतार रहा था ऐसे झुक के। तो पीछे से अपना मोटरसाइकिल आई है। मुझे नहीं था पता, मैं तो अपने ध्यान से लगा हुआ था। उन्होंने ब्रश मारा एक, तो मुझे फायर लगे। 14 फायर थे। कोई मेरे सर से गुजर गए, कंधों से गुजर गए, लग गए, टांगे दोनों जो है फ्रैक्चर हो गई। मैं गिर गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने आवाज़ दी अपने घर वालों को, मैंने अपने भाई को आवाज़ दी कि मुझे फायर लग गया तो गेट खोले। उठा उठाया उन्होंने, मुझे उठा के चारपाई पे डाला। गाड़ी थी खड़ी। 15 पे कॉल की, 112 को कॉल कर रहे थे, वो उठा नहीं रहे थे। तो मैंने खुद से कहा, वो बंदा जब जख्मी होता है ना तो वो जल्दी बड़ा कहता है। बहादुर नहीं होता, वो बड़ा दलेर नहीं होता। उस वक्त उसे यही होता है कि मेरी जान बच जाए। किस तरह बचे, मैं जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाऊँ। चलो वो गाड़ी में जैसे तैसे बैठे, हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में जाके मुझे ये थोड़ा सा याद है कि वो डॉक्टर मुझे चेक कर रहे थे, देख रहे थे। तो फिर मुझे होश नहीं था। फायर ज़्यादा लगे हुए थे, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि ये जब मुझे फायर लगे ना, इससे 6 माह कबल मेरे एक कज़न है, उनसे इन्होंने ना, हलाकू भट्ट ने, लुकमान उर्फ हलाकू, इसने और इसके साथियों ने
उससे बता लिया था 23 लाख रुपए। क्या नाम था आपके दोस्त का? शहजाद, अच्छा जी, कजन था मेरा। ठीक है। अच्छा। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए, ये उसको डरा धमका रहे थे, तो उसको कह रहे थे ये जगह फरोख्त कर दो लेकिन पैसे दो। मैं उसके पास बैठा हुआ था, उसने कहा आज मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, राज की है। मैंने कहा बताओ। उसने कहा जी ऐसे ऐसे मैं 23 लाख रुपया दे चुका हूँ, लेकिन वो 10 लाख रुपया फिर मुझसे मांग रहे हैं। मैं कहा कौन मांग रहे हैं? उसने कहा जी हलाकू भट्ट मांग रहा है बाहर से, तो यहाँ उसके करिंदे हैं जो इकट्ठा कर रहे हैं। कौन कौन करिंदे थे यहाँ पर? यहाँ पे उसके डीलदार था एक, एक अपना जहाँ था। जुआ जुआ कराता था, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, उसके जरिए वो इकट्ठे करता था। एक जाहदुर 35 था। ये सारे लोग ये सारे मिले हुए थे। बाद में इनके इख्तलाफ हुए, पहले ये सारे एक गैंग थे। मैंने कहा चल यार अब तू पैसे ना देना, जब उसका फोन आएगा ना तो फिर देखेंगे। वो मेरी बदकिस्मती या उसकी भी थी, वो मैं बैठा ही था उधर तो फ़ोन आ गया उसका। उसने कहा जी अपना पैसों का बंदोबस्त हुआ? उसने कहा जी मेरे पास पैसों का बंदोबस्त नहीं है। वो गालियाँ निकालने शुरू हो गया, तो मैंने उससे फ़ोन ले लिया। मैंने उसको कहा यार खुदा का खौफ करो, 23 लाख रुपए आप इससे पहले ले चुके हो, अब इससे क्या लेना है? ये एक आम बंदा है, कोई फैक्ट्री ओनर नहीं है, कोई ये बिजनेसमैन नहीं है, इसने लैंडलॉर्ड नहीं है। लैंडलॉर्ड नहीं है। जितने इसने पैसे दे दिए हैं, इसकी सकत से वो ज़्यादा थे, लेकिन आपके डर की वजह से आप दे लोगों दिए। के इसने दे दिए, अब इससे पैसे ना लो। कहते हैं आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? मैंने बताया उसको कि मैं स्कूल टीचर हूँ, तो ये मेरा नाम है। तो मेरी उससे तलख कलामी होगी, मैं जानता नहीं था उसको। तलख कलामी होगी काफ़ी हद तक, गाली गलौज तक बात की। उसने कहा जी देख लेंगे आपको। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, देख लेना आप। बाद में जब मैंने उसकी हिस्ट्री सुनी, तो उस पे दर्जनों के हिसाब से मर्डर के मुकदमे थे, दर्जनों के हिसाब से बत्ते के थे, दर्जनों के हिसाब से इक़दाम कत्ल के मुकदमे थे, और कोई मदई नहीं था उसके खिलाफ खड़ा होता ना। तो चले, टाइम गुजरता गया। जब ये रात आई जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 29-30 अप्रैल की दरमियानी शब 2018 में, जी जी। तो मुझे ब्रश लग गया। तो सुबह जब मुझे होश आया तो पुलिस काफ़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी। चले मेरा पर्चा दर्ज हो गया। उन्होंने किसने फायरिंग की आपके ऊपर? मेरे ऊपर फायरिंग की थी एक फीती, काशफ उर्फ फीती। उसके वालिद का नाम रियाज था। वो बाद में पुलिस उसको इंटरपोल से पकड़ के लाई, वो भी भाग गया था। उसके साथ जो लड़का था ना, वो कोई अननोन था, लाहौर का रहने वाला था। वो इन्होंने बाहर से उसको हायर किया था? हायर किया हुआ था उसके साथ मिलाने के लिए। जब मैं सुबह मेरी आँख खुली ना, तो मैंने देखा, तो मुझे अफसरों ने या पुलिस वालों ने पूछा कि आप पे फायरिंग किसने की है? मैंने कहा जी मेरे ऊपर फायरिंग करने वाला जो ना काशफ और फीती हो सकता है। उन्होंने कहा क्यों, आपको कैसे पता है? मैंने कहा जी मेरी छठी इस बताती है कि जब मैं 2 दिन से जा रहा था ना अपने डेरे पे या गारा आ रहा था, तो मुझे रास्ते में मिलता था। तो एक दिन मैंने अपने मुलाजम के लिए ना खाना लिया होटल से। उसने कहा मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरे लिए नाश्ता लेते आना। तो उसने मुझे ना नान और वो पाए का सालन था वो पकड़ाया। तो मेरा दिल किया कि मैं उसको थप्पड़ मार दूँ। इसने क्यों मुझे पकड़ाया? ये उस गैंग के साथ रिलेटेड था। उन्होंने उसकी सीडीआर वगैरह पुलिस ने ली, उसकी लोकेशन चेक की, तो वही था। ठीक है। मैं हॉस्पिटल में था ही तो लाकू का फिर दोबारा कॉल आ गई मुझे। उसने कहा पर्चा ना दर्ज कराना, बच गए हो तो बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारो। अगर पर्चा करवाया तो फिर बचोगे नहीं। इस दफ़ा तो बच गए हो, मुकद्दर तुम्हारे अच्छे थे। मेरे बच्चे चूँकि एक बेटी मेरी एमबीबीएस कर रही है, एक यूनिटी में है, एक मेडिकल कर रही है जी ठीक। यूएचएस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से यूईटी से इंजीनियरिंग कर रही है। बेटा मेरा एफएससी में। बच्चे मेरे पोजीशन होल्डर थे। इस वजह से वो बड़े डिस्टर्ब हो गए, तो मैं भी परेशान हो गया कि बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए। पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब हो गए। जिस दिन मुझे फायर लगे थे, मेरी बेटी बालकोनी में टहल के पढ़ रही थी रात को 1 बजे, उसके सेकंड ईयर के इम्तिहान। ठीक। सुबह मैंने कहा जी आप मुकदमा मेरी तरफ से मेरी मुद्दत में दर्ज कर दें। अल्लाह ने मुझे बचाना था बचा लिया, अगर आगे भी बचाना हुआ तो बचा लेगा। अगर मेरी ज़िंदगी थोड़ी है या ख़त्म होने वाली है, तो फिर ना तू मुझे बचा सकता है ना कोई और बचा सकता है। 18 मई, 11वें महीने की 10 तारीख को या 10वें महीने की 11 तारीख को, वो तारीख मेरे जेहन में नहीं है याद, इसने मेरे घर पे फायरिंग करवा दी, बड़ी शदीद फायरिंग करवा के। तो सुबह इसने मुझे कॉल की, इसने कहा नहीं मुड़े ना, अब बाज नहीं ना आए तो ये अंजाम देख लो। घर की खिड़कियां दरवाजे तोड़ दिए, बड़े ज़्यादा फायरिंग थी।
मैंने कहा तू जो मर्जी कर, बच्चे मैंने अपने गांव भेज दिए। मैंने कहा अब मैंने बैठना नहीं, अब मैंने मुद्दईयत अपनी वापस नहीं ली। पर्चा फिर मैंने करवा दिया, मैं कहा जी पर्चा कर दिया। फिर बड़ी कालें आई उसकी। फिर वो एंड पे आके ना तो मुझे ये कहता था कि मास्टर साहब आप साइड पे हो जाओ, जितना आपका नुकसान हुआ है ना वो मैं भर देता हूँ, पैसे जितने चाहिए आपको, जितना आपका नुकसान हुआ है वो मैं दे देता हूँ। मैं एक सरकारी स्कूल टीचर हूँ, जब मैं पे अपना विद पे छुट्टी ली है मैंने, तो सरकारी मुलाजिम को होता है कि एंड पे ना उसको लीव इनकैशमेंट लीग मिलती है, वो मेरी वो भी ख़त्म होगी। मेरी सोच तो थी कि ये मेरे पैसे, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मेरी छुट्टी भी ख़त्म होगी, मेरी लीव इनकैशमेंट भी ख़त्म होगी। वो मुझे कहता था पैसे ले लो जितने। मैंने उसको नहीं, मेरी टांगें दोनों आपने फ्रैक्चर की है, बल्कि अभी आपने देखा है मैं चल नहीं सकता, ऐसे ही। मैं ज़ख्मी हालत में हूँ, यानी कि अभी भी मेरे 4 साल गुजरने के बाद मेरे कुछ ज़ख्म ऐसे हैं जो ख़राब हो जाते हैं कुछ अर्सा बाद, फिर वो मैं मेडिसिन लेता हूँ, फिर वो सही होते हैं। तो मैंने उसको कहा नहीं भाई, अब तेरी बारी गुजर चुकी है, अब इंशाल्लाह कभी वक़्त तेरा भी आना ही आना है, अब इंशाल्लाह तेरा आएगा कभी वक़्त। तो टाइम गुजरता गया, पुलिस भी तावन करती रही, मैं भी पुलिस के साथ खड़ा रहा। बड़े लोगों ने और कहा मुझे कि सारे लोग उसके खिलाफ मुद्दई नहीं खड़े होते, आप क्यों खड़े हो रहे हो, छोड़ दो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ये वो। मैंने कहा नहीं, अगर कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। उन्होंने इतने सारे कत्ल किए हुए थे, डाकू थे वो, बताओ। लुटेरे थे, बता माफिया थे, तो वो जैसे तैसे भी मारे गए थे। तो उसने कहा जी मुझे भी पुलिस मार देगी, था बड़ा चालाक। यहाँ पे उसके वालिद ने हाई कोर्ट में रिट कर दी उसके आने से पहले ही कि पुलिस मेरे बेटे को मारे ना जी, वो ये वो। ठीक हो। तो इसको हाईकोर्ट में पेश किया गया। हाई कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस को पेश किया गया, पुलिस को बुलवाया हाई कोर्ट जस्टिस ने कि आप इसको मारेंगे नहीं। ठीक है। वो चलता रहा। फिर ऐसा हुआ कि वो अपना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मारा गया तो इल्ज़ाम मेरे पे आ गया जी, वो मास्टर साहब उसके मुखालफ थे, तो मास्टर साहब ने किसी से मरवा दिया उसको। तो आप मैं मौके पर कैसे मैं तो थे? अभी भी नहीं चल सकता, यानी कि 2020 में वो मर्डर हुआ था उसका, ठीक है। 25 जनवरी को। ठीक है। मुझे तो पुलिस घर से लेके गई थी कि आई वो आपका मुलजम आया हुआ है, आपको दिखाना है उसको। ठीक है। तो जाके उन्होंने मुझे हवालात में बंद कर दिया। ठीक है। तो कह दिया जी आप ये मौके पे थे, इन्होंने गाड़ी रोकी है, तो जी इनके साथ जो बंदा था वो अननोन था। ठीक है। जब मुझे पकड़ लिया तो फिर अननोन कौन रह गया, वो ठीक। उसका भी तो पता होना चाहिए था, ठीक। उसका आज तक नहीं पता वो कौन है। तो फिर इन्होंने उसको कितनी देर आप जेल में रहे इस कत्ल के इल्जाम में? 9 माह तक मैं जेल में रहा। जेल में रहे आप? जेल में रहा। वो कोरोना का दौर चल रहा था, ड्यूटी जज बैठते थे, वो कोई बेल लेता नहीं था। ठीक। फिर हाई कोर्ट में मेरी बेल हुई थी अपना जस्टिस चौधरी मुश्ताक साहब से। क्या क्या ग्राउंड बनी थी आपकी बेल की? हाँ, मेरे बेल की ग्राउंड ये बनी थी कि जो हलाकू की फैमिली थी ना, हाँ जी। उन्होंने एक पुलिस के खिलाफ जो रेड की थी ना जी। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, जी। उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारा बंदा जो है ना वो पुलिस ने मारा है। ठीक है। मेरा तो नाम ही नहीं था उसमें, ठीक। मेरा नाम तो पुलिस ने दिया। ठीक। पुलिस ने दे दिया। वो जस्टिस साहब ने फिर पूछा, उनसे पूछा होगा, मैं तो मौके पे नहीं था, मैं तो जेल में था। मुझे पता चला मेरे भाइयों की वसातत से, वकील साहब की वसातत से, कि वो जज साहब ने पूछा कि आप इस एफआईआर को उन करते हो मदइयों को भी, वो भी पहुंचते थे वहां पे। वहां जाके उन्होंने मौकफ चेंज कर लिया कि जी दोनों ने मिलकर मारा है। ठीक है। तो फिर जब उन्होंने कहा ना आप इस मास्टर साहब की एफआईआर को उन करते हो, तो वो मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं जी हम मौके पे नहीं थे। ठीक है। तो फिर जस्टिस साहब ने कहा इसको क्यों जेल में रखा हुआ है, ठीक। ना इसने गोली चलाई है, ना ये चल सकता है, ना ये अपना फायर कर सकता है, ये खुद खड़ा नहीं हो सकता, तो ये बंदा कैसे मार सकता है या मरवा सकता है, या गाड़ी कैसे पुलिस की रोक सकता है। फिर उन्होंने मेरी बेल ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अभी वो केस ट्रायल में ही है, मेरे पे इल्ज़ाम है, वो गलत इल्ज़ाम है, वो सारी दुनिया को पता है, सारे अपना इनको लोगों को पता है सारे को कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ था।